Namaskar, welcome to Camp Shiksha. And this question is from IIT Advanced 2020 paper. And this question is from the section called Ionic Equilibrium. क्वेश्चन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। अब बस ध्यान से इसको देखो, शायद देखते ही आंसर आ जाएगा। देखें जरा, फिर भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हो क्या रहा है, देखें जरा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने नीचे बीकर में आप लेके चल रहे हो कोई वीक बेस, और ऊपर से ब्यूरेट लगा के ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाल रहे हो क्या, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑब्वियस सी बात है कि नीचे बीकर के अंदर अगर मैं देखूं क्या चल रहा है, तो बीकर के अंदर आप वीक बेस तो बहुत सारे लेके चल रहे हो, और एसिड जो हो रहा है बीकर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये लिमिट रिएजेंट होगा और ये एक्सेस रिएजेंट होगा। जिस कारण की वजह से अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, जैसे मान लो कि कोई वीक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ऐसा करने पे आपका सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ये तो आपको पता ही, एसिड प्लस बेस विल सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है जी आपके पास एक्सेस में, और इसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, इसका मतलब है ये आपके पास लिमिट रीजन। तो मतलब ये होगा कि ये तो आप समझ ही सकते हो ना कि कुछ एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिस वक्त आपके पास सॉल्यूशन के अंदर ये भी मौजूद होगा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप इसमें ये डालना शुरू करोगे तो कुछ समय के बाद सॉल्ट भी बन जाएगा और ये भी मौजूद होगा। अगर आपके पास कभी कोई वीक बेस भी मौजूद हो और उस वीक बेस का सॉल्ट भी मौजूद हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो दैट सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक इस सिचुएशन पे आने के बाद कुछ समय के लिए, जिस वक्त आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हो या फिर वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करते हो, मतलब आप वीक किसी भी एक चीज को ले लो, वीक एसिड ले लो उसको स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करो, या फिर वीक बेस ले लो जैसे कि यहाँ ले रखा है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करो। तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है, मतलब कुछ समय ऐसा आता है जब बीच में बफर बनता है, क्योंकि कुछ समय ऐसा होगा जिस वक्त आपके पास साइमल्टेनियसली ये भी मौजूद होगा, ये भी मौजूद होगा, और जब जब भी आपके पास वीक बेस और उसका सॉल्ट दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, उस वक्त वो बफर जैसा काम करेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बफर, और आपको पता बफर क्या होता है, बफर वो जगह होती है कि जिस वक्त आपके पास न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जैसे आपको दिख रहा है, देखना एक सेकंड, मैं पहले जरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आपको दिखा दूं। इस ग्राफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के 6 नंबर है, जैसे कि आपने ये ग्राफ शायद देखे होंगे, आई होप देखे हों। ठीक है, तो ये जो जब आपने 6 ml एसिड डाला है उस वक्त आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अगर ये है, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से जस्ट पहले जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डाल रहे होगे, जिस वक्त आपके पास ये अवेलेबल होगा और ये भी अवेलेबल होगा, उसका सॉल्ट भी बनेगा, वो बफर जैसा काम करेगा। इट मीन्स कि ये जो रेंज दिख रही है ना, ये बफर जैसे काम करेगी, क्योंकि आपने बाय डेफिनेशन सीखा है कि बफर क्या होता है। बफर ऐसी जगह होती है जहां पे आपका पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाता है, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच अगर आप देखो तो वो कितनी बन रही है, 11। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बफर कैसा बफर काम कर रहा है, ये आपका बेसिक बफर जैसा काम कर रहा है, जिसकी पीएच कितनी है, जिसकी पीएच 11 है। और बेसिक बफर के पीएच निकालने के लिए आप फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगाते हो, आप फॉर्मूला लगाते हो कि पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये फॉर्मूला लगाया जाता है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है जी। तो मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं देखूं तो इस रेंज में यहां से यहां तक ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। हम थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे को तो इसकी कंसंट्रेशन भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, पीओएच पता है सिर्फ। क्योंकि पीएच अगर आपका 11 है तो पीओएच तो पता है कि जी पीओएच तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो मेरे को पता है, तो सिर्फ ये पता है, बाकी इनमें से कुछ भी नहीं पता। और मेरे को निकालना क्या है, ये निकालना है। इट मीन्स कि इस पे मैं कुछ कमेंट करने की कोशिश करूँ। अच्छा, इस पे ये कमेंट कर लेते हैं ना कि अगर मान लो आप न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का हाफ पॉइंट पे पहुंचो, मतलब 6 पे अगर आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है, अगर मैं 3 पे पहुंचूं, तो 3 क्या है, 3 आपका हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, मतलब जिस वक्त आपकी ये रिएक्शन 50% हुई होगी, वो पॉइंट है 3। मतलब 3 ml जब आपने इसको डाला। ठीक है जी। ये आपका हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से एक फायदा हो जाएगा हमें, क्या फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम टी इज इक्वल 0, अगर इनिशियली आप इसके मान लो ए मोल लेके चले और ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, और हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में इसमें से इसका आधा जा चुका होगा। मतलब मैं क्या कहूं, मैं बोलूं कि ए में से a/2 जा चुका होगा। थोड़ा सा और साफ साफ लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड रुकिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से a/2 जा चुका होगा, इसका आधा जा चुका होगा और ये आधा बन चुका होगा। इट मीन्स ये कितना हो गया होगा, ये a/2 हो गया होगा और ये a/2 हो गया होगा। इट मीन्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे जिस वक्त परफेक्ट पीएच इज इक्वल टू 11 है, उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं।
मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास पीएच इज इक्वल्स टू 11 है और पीओएच इज इक्वल्स टू 3 है, उस वक्त इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। तो सॉल्ट की और बेस की कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर है इस पॉइंट पे। आधा ये है आधा ये, ए बाई टू ये, ए बाई टू ये, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। और अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो ये तो कट जाएगा, और कट गया तो log 1 आ जाएगा, और log 1 जीरो होता है, जिसकी वजह से सीधा सीधा कह सकते हो आप कि अगर ये पूरा टर्म ही आपका जीरो हो गया, इट मीन्स पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी हो गया। और पीओएच मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 3 है, तो इसका मतलब पीकेबी 3 होगा। और मेरे से क्वेश्चन पूछा है, क्या केबी पूछा है पीकेबी पूछा है? पीकेबी पूछा है, फिर तो मैं सीधा सीधा आंसर दे सकता हूँ। सीधा सीधा जवाब देते हैं इसका कि पीकेबी इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3, तो आंसर शुड बी 3। Okay, so all right. I hope I helped you. Please subscribe Cam Shiksha.